नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। वाकई ड्रैगन पर शिकंजा कसने वाला है। दरअसल दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए भारत लगातार प्रयासबद्ध है और अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हुए लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जो चीन की गलत गतिविधियों पर कहीं ना कहीं से पूर्ण विराम लगाने की एक बड़ी तैयारी है। और इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए इसी कड़ी में भारत ने एक ऐसी रणनीतिक चाल चली है, एक ऐसी चाल कहेंगे, एक ऐसी रणनीतिक और सामरिक चाल चली है जिससे चीन बेचैन हो उठा है। दरअसल सीधे तौर पर चीन को घेरने के लिए वियतनाम के साथ भारत ने अपने व्यापारिक और सामरिक संबंध बढ़ाने का मन बना लिया है और इसे देखते हुए वियतनाम को तमाम वो चीजें उपलब्ध कराने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है जो चीन के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। दक्षिण चीन विवाद किस तरीके से चीन और वियतनाम के बीच चल रहा है ये दुनिया जानती है। तेल क्षेत्र को लेकर, तेल स्रोतों को लेकर जो युद्ध चल रहा है चीन और वियतनाम के बीच वो दुनिया जानती है। और कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और भारत इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है और वियतनाम को आकाश और ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल्स के साथ साथ उनके फाइटर्स को ट्रेनिंग देने की दिशा में भी एक नए संबंध का आगाज कर रहा है। ये संबंध, ये आगाज अपने किस अंजाम तक पहुंचेगा, आज हम इसी मसले को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ महत्वपूर्ण मेहमान भी जुड़ेंगे जो अपनी अपनी राय हमारे बीच रखेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर। में एंट्री, जैश-ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर पर बैन लगाने जैसे मामलों में चीन लगातार भारत का विरोध कर रहा है। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में भी उसने अपनी नौसेना की गतिविधियां बढ़ाई हैं। इसकी प्रतिक्रिया में भारत चीन के पड़ोसी मुल्कों के साथ तेजी से संबंध को बना रहा है। जापान और वियतनाम के साथ भारत की रणनीतिक और सैन्य साझेदारी को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। भारत की तरफ से वियतनाम को आकाश मिसाइल बेचने के लिए बातचीत चल रही है। इससे पहले भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और स्वदेशी पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो वरुणास्त्र भी देने की पेशकश कर चुका है। भारत इस साल वियतनामी फाइटर पायलटों को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स पर ट्रेनिंग भी कराने वाला है। भारत ने 2007 में वियतनाम के साथ रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की थी। पिछले सितंबर में पीएम नरेंद्र मोदी की हनोई यात्रा के दौरान इसे व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया। वियतनाम ने भी आकाश मिसाइल में अपनी रुचि जाहिर की। वियतनाम ने इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अलावा एयर डिफेंस सिस्टम के जॉइंट प्रोडक्शन के लिए भी बात की है। भारत ने भी इसकी पुष्टि की। आकाश मिसाइल पर कॉमन प्लान तैयार करना ज्यादा आसान है। आकाश मिसाइल का सिस्टम 96% स्वदेशी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी वियतनाम को करीबी दोस्त बताया। उनके मुताबिक दोनों देशों के बीच सैन्य और सुरक्षा संबंध बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत वियतनाम के सैन्य संसाधन को अपग्रेड करने के अलावा उनके सैनिकों की ट्रेनिंग भी कराने में मदद की जा रही है। हालांकि कॉमन प्लान में ब्रह्मोस को बेचने या तकनीक ट्रांसफर करने को लेकर समस्या आ सकती है। दरअसल ब्रह्मोस को भारत रूस के साझा कार्यक्रम के तहत डेवलप किया गया है। इस मिसाइल के 60% पार्ट्स रूस से हैं। भारत के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ाने के अलावा वियतनाम खुद भी आक्रामक चीन को काउंटर करने की दूसरी कोशिशों में जुटा है। वैसे वियतनाम रूस से सुखोई फाइटर्स और किलो क्लास पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल कर सामरिक क्षमता को मजबूत करने में जुटा है। 2013 में भारत ने विशाखापट्टनम स्थित अपने नेवी सबमरीन स्कूल INS सातवाहन में वियतनामी नौसैनिकों की ट्रेनिंग भी शुरू की थी। अब वियतनामियों की सुखोई पर ट्रेनिंग कराए जाने की तैयारी है। दरअसल
अनिल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि साउथ सी हाइड्रोकार्बन का सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा स्रोत है, और उसी क्षेत्र में अधिकार की ये लड़ाई सीधे तौर पर चीन को सवालों के घेरे में भी खड़ा करती है। इंटरनेशनल कोर्ट भी चीन के खिलाफ आवाज बुलंद कर चुका है, लेकिन चीन, जिसे हम बदमाश चीन कहते हैं, वो मानता ही नहीं है। शायद अब मानेगा, और इसी मानने और मनाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो इस मसले पर अपनी महत्वपूर्ण राय देंगे। आप तीनों का स्वागत। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीके खन्ना साहब भी इस पैनल का हिस्सा है। खन्ना साहब, बहुत बहुत स्वागत। और सुदर्शन न्यूज के आउटपुट एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी भी इस पैनल का हिस्सा है। दिवाकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं फर्स्ट कमेंट के साथ शुरुआत करती हूँ। अनिल गुप्ता जी, जिस तरीके से चीन को घेरने की ये जो कवायद शुरू की गई है भारत की तरफ से, एक रणनीति है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये जिस रणनीति के तहत किया जा रहा है वो कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, समझने की बात यह है कि भारत और चीन एशिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें हैं जी। और लोग कहते हैं कि आने वाली सदी जो है वो एशिया की सदी है। इसलिए इन दोनों देशों के बीच टकराव होना लाजमी है। इसके साथ साथ भारत और चीन के बीच अभी तक जो बॉर्डर है अनसेटल्ड है, तो इसलिए जो भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा है, अभी तक चीन उसमें आगे निकलता नजर आ रहा था। चीन ने भारत को घेरने के लिए एक स्ट्रेटेजिक अलाई अपना पाकिस्तान बना रखा है, और चीन एक पर्ल ऑफ स्ट्रिंग पॉलिसी के तहत भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। तो अभी भारत ने कोशिश की है कि चीन की जो बढ़त है उसको कम किया जाए, और इसके लिए भारत ने काफी मेजर्स लिए हैं, जैसे अपनी सेना की ताकत को बढ़ाया है, एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाया है, नेवी की ताकत को बढ़ाया है, साथ ही साथ कुछ कूटनीतिक स्टेप्स भी लिए हैं, और जिनमें वियतनाम के साथ दोस्ती एक बड़ा अच्छा स्टेप है, क्योंकि भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए मलक्का स्ट्रेट और साउथ चाइना सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और भारत को यह जरूरत है कि वहां पर जो देश है, पेरिफेरल कंट्रीज हैं इस एरिया में, वो भारत का साथ दें। और जैसा आपने खुद भी कहा कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त, तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत की जो कूटनीतिक चाल है, वियतनाम के साथ अपना जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है उनको और मजबूत करने के, ये मेरी नजर में बहुत अच्छा स्टेप है और जरूर कामयाब होगा। चलिए, मैं अब अनिल जी का हमने की राय जानी। अब मैं बीके खन्ना साहब आपके पास आ रही हूँ। जैसा कि अनिल गुप्ता जी ने भी कहा कि चीन के पास उनका स्ट्रैटेजिक अलायंस पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर बहुत कुछ अपनी बातें करता रहता है। आज की तारीख में भारत लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत वियतनाम को अपना स्ट्रैटेजिक अलायंस बना रहा है, वियतनाम के साथ एक नए संबंध बना रहा है। तो ये जो एक गठजोड़ बन रहा है, क्या आपको लगता है कि चीन के लिए ये गठजोड़ बड़ी चुनौती होगी, और चीन इसका किसी भी तरीके से इसका विरोध करने में किसी भी तरीके से सफल नहीं हो पाएगा? ये मैं इंडिया और चीन के ऊपर उठकर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर जो 2010 के अंदर जो भी वेपन खरीदे गए हैं वर्ल्ड ओवर, उसके अंदर $1 जो है $5 है गए, तो $1 जो है यहाँ से एशिया पैसिफिक रीजन से किया है। और ये कहते हैं कि 2020 के अंदर जो है जो 1:2 वो रेशो 1:3 हो जानी है। तो यानी कि ये एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर जो है काफ़ी रिक्वायरमेंट आर्म्स की आएगी, चाहे वो आर्मी के लिए है, नेवी के लिए है, या एयरफोर्स के लिए। दूसरी बात ये है कि चाइना ने ऑलरेडी जो है इंडिया के अंदर जो उनका 71% उनका जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर 35% उनका एक्सपोर्ट है, और इसी तरीके से बांग्लादेश के उनका 20% है, और म्यांमार के अंदर 16% है। यानी कि 71% जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है वो इंडिया को घेरने के लिए ही किया हुआ उन्होंने रखे लिए। तो इस स्टेप को देखते हुए अभी वियतनाम के देखा जाए तो ये वियतनाम के तो बहुत अच्छा स्टेप है। इसके अंदर आकाश भी दिए जा रहे हैं और ब्रह्मोस के अंदर है। हाँ, जैसे कि बताया था रिपोर्ट के अंदर
ब्रह्मोस के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो जॉइंट वेंचर है रशिया के साथ के अंदर, पर वो कोई इस तरह ज्यादा मुद्दा भी नहीं है कि इसको सॉल्व भी किया जा सके। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो वियतनाम के साथ में जो है ये बहुत अच्छा स्टेप है। और साथ ही साथ में अगर आप देखा जाए तो ये जो पेट्रोल वेपन है और एलसीएच जो है हेलीकॉप्टर, जो एलसीएच जो है उसके अंदर जापान ने भी बोला है कि हमें वो एलसीएच वगैरह चाहिए। ये जो इंडिया ने जो मोदी जी ने जो स्टेप लिया है मेक इन इंडिया, उसके अंदर मैं ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने 5 तरीके के जो वेपन एक्सपोर्ट करने के लिए कहा है, जो कि अभी 330 मिलियन है। वो अगले 2 साल के अंदर, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, कि वो $2 बिलियन हो जाएगा। और 5 निश्चित रूप से रक्षा बजट बढ़ाने की, बिल्कुल रक्षा बजट भी बढ़ाने की बात हुई है और यही वजह है कि ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम तीसरे नंबर पर होंगे रक्षा उपकरणों पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में, क्योंकि जरूरत है राष्ट्रीय सुरक्षा की। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत आतंकवाद का खात्मा करने के लिए एक अगुवा के रूप में उभरा है। मैं दिवाकर जी आपसे 2 महत्वपूर्ण चीजें तो खन्ना साहब और अनिल गुप्ता जी ने बताई कि कितना इंपॉर्टेंट है ये संबंध, लेकिन एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमसे थोड़ा साइडलाइन, इस विषय से साइडलाइन है लेकिन हम उसे छोड़ नहीं सकते। वियतनाम की जब हम बात करते हैं तो वियतनाम की पॉलिटिक्स में 2 धड़े हैं। एक धड़ा ऐसा है जो चीन का समर्थन करता है, एक धड़ा ऐसा है जो चीन का विरोध करता है। तो ये जो सामरिक संबंध बन रहे हैं भारत के साथ, आपको लगता है कि वियतनाम के अंदर की ही उठी हुई आवाज़ चीन को कहीं ना कहीं से बल देगी इस मसले पर? निश्चित रूप से लावनी, ये आपने बहुत ही अहम सवाल किया है। लेकिन अभी जो हमारे दोनों रक्षा विशेषज्ञ जो बात कह रहे थे, उस पर एक दुख भी और चिंता भी, और वास्तव में ये हमारे जो कूटनीतिक पहल है उसको भी स्पष्ट करना जरूरी है, जो चर्चा में नहीं आया। वास्तव में कोई भी कूटनीति जब धारदार तभी होती है जब वो अपने समय के अनुसार आक्रामक हो या संयत हो। भारत की जो कूटनीति है वो आक्रामक है, और आक्रामक कूटनीति में कोई चीज स्पष्ट रूप से साबित हो जाती है। बड़ी ये विडंबना है, दुख की बात है कि जो भारत, ये बहुत ही क्लियर बात है कि जो चीन भारत का लिखित रूप से रणनीतिक सहयोगी है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उसी चीन ने भारत के विरोध में भारत की विरोधी शक्तियों को लामबंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हाँ। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि वह प्रतिद्वंदी नहीं, दुश्मन है। लेकिन उसकी जो रणनीतिक और कूटनीतिक पहल है, जो कार्य करने का तरीका है, वो घेर करके परेशान करने का है। निश्चित रूप से चीन भारत को बराबर घेरता है, हर मुश्किल में डालता है। भारत की प्रतिष्ठा जहां बढ़ सकती है, जहां ऊंची होती है, वहां भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर परेशान करता है। ऐसे में वर्तमान सरकार ने जो कूटनीतिक पहल की है वो संयत है, गंभीर है, लेकिन सीधा संकेत है चीन को कि आप सुधरिए, नहीं तो जिस तरह से आप हमें पाकिस्तान के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश करते हैं, हम आपको घेरने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वास्तव में ड्रैगन इस बात को अब जो है, जो ड्रैगन माइंडसेट है ना चाइना का, वो अब ये समझ रहे हैं कि ऐसा किया जा रहा है। रही बात कि चाइना जो है वो वियतनाम के अंदर की उठापटक को देखेगा या नहीं, ये आप स्पष्ट जान लीजिए। वियतनामी माइंडसेट जो होता है वो होता है कि जो उनका दुश्मन होता है वो मानते हैं कि दुश्मन है। और वर्चस्व की लड़ाई में चूंकि एशिया की ताकत, एशिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड की ताकत के रूप में चाइना अपने आप को दिखाने पर उतारू है। अभी आप देखिए, आज ही की खबर है कि वन चाइना पॉलिसी पर अमेरिका से भिड़ने को तैयार है चाइना। बिल्कुल, जब बिल्कुल। इस तरह की लड़ाई है तो भारत को तो कहीं ना कहीं वो कमजोर समझ रहा है, और भारत ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिस कूटनीति और जिस सामरिक ताकत पर आप हमसे भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप नहीं कर पाएंगे, हम आपको जवाब देने की तैयारी कर चुके हैं और हम ऐसा करेंगे। इसलिए वियतनाम को घेरने की रणनीति बहुत ही कारगर तरीके से आगे बढ़ेगी लावनी, ये आप देखते रहिए जी। और इस वक्त मेरे साथ जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट कमर आगा साहब भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कमर आगा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि चीन को घेरने के लिए भारत हर वो स्ट्रैटेजी अपना रहा है जो चीन की पेशानी पर बल ला रहा है, चीन को मुसीबत पे डाल रहा है। अब वियतनाम के साथ सामरिक संबंध बढ़ाना कहां तक चीन के लिए मुसीबत खड़ा करेगा? कमर आगा जी। कमर आगा साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है?
कंवर साहब, मेरा सवाल सीधा सीधा है कि चीन जिस तरीके से तमाम तरीके से भारत को परेशानी में डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत हर वो मौका नहीं छोड़ रहा है जिससे चीन के पेशानी पर बल आए। अब एक बार फिर से वियतनाम के साथ जो सामरिक संबंध आगे बढ़े हैं, चीन के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करेंगे आपकी नजरों में, और किस तरीके से लिया जाए इस कूटनीति को? ये मुझसे पूछना है? जी जी कमर आगा साहब। देखिए, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत को मिली है और एक बहुत बड़ा रोल है भारत जो एशिया पैसिफिक रीजन में, जिसमें पहले बड़ा रोल नहीं करता था, वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बिग पावर का काम कर रहा है वहाँ के ऊपर। वियतनाम हमारा पुराना मित्र देश है और वियतनाम की सिक्योरिटी के लिए भारत हर तरह की मदद करता है। ये मिसाइल, इसके अलावा नेवी भी ट्रेन कर रही है, फिर उनके पायलट्स को भी हम ट्रेन कर रहे हैं, और वियतनामी दुनिया के अच्छे फाइटर्स में से एक होते हैं, तो उनकी फौज एक अच्छी फौज भी जल्दी ही बन के खड़ी हो तैयार हो जाएगी विद मॉडर्न वीपन्स। आकाश मिसाइल एक बहुत दुनिया के अच्छे मिसाइलों में से एक है जो हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन्स और फाइटर प्लेन्स और फिर उसके अलावा ड्रोन्स, इन सब को गिरा सकता है। ये चाइना इसकी वजह से काफी चिंतित नजर आता है और काफी घबराया भी नजर आता है कि ये मिसाइल्स, इसके बाद फिर भारत ने उनको ब्रह्मोस भी ऑफर किया है बेचने के लिए। गौरतलब बात यह है कि आकाश मिसाइल पूरी तरीके से भारत 96% समझ लीजिए पूरी तरीके से भारत ने इंडिजिनसली यहीं पे बनाई है। ब्रह्मोस जो है वो इंडो रशियन ज्वाइंट प्रोडक्शन है। ये टेक्नोलॉजी, ये बहुत रेयर टेक्नोलॉजी है, चंद ही देश हैं जिनके पास इस तरह की मिसाइल है। चाइना चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत उसको चाहता था कि बातचीत से मसले हल हो, लेकिन चाइना किसी चीज पे राजी नहीं कर रहा। भारत की आज भी नीति लड़ाई झगड़े की नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल वो आज भी बातचीत करके तो ऐसे में कमर साहब, जी मेरा बहुत महत्वपूर्ण आपसे एक सवाल होगा, क्योंकि चीन को हम देख रहे हैं कि चीन को ये भाषा समझ में नहीं आती है, बातचीत समझ में नहीं आती है, इसलिए उसको उसी के हथियार से ही एक तरीके से पटखनी देने की कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से। ऐसे में आज वियतनाम से एक शुरुआत है। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत ईस्ट एरिया में अगर हम देखें, पूर्वी क्षेत्र में देखें, तो बहुत छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ ऐसे संबंध बढ़ाकर सीधे तौर पर एनएसजी के रास्ते को भी क्लियर किया जा सकता है। क्या ये पहल भी उसी दिशा में एक कारगर कदम साबित होगी? चाइना पे जब तक प्रेशर नहीं बनेगा जी, तब तक चाइना एक्ट नहीं करता। वो इसी तरह की गीदड़ भभकियां देता रहेगा। और ये साउथ चाइना सी के सभी 10 देश हैं तक लगभग, ये 10 के 10 देश भारत की तरफ देख रहे हैं, चाहे वियतनाम हो या दूसरे जो भी हो, एक लंबी लिस्ट है वहाँ पे, वो सब भारत की तरफ देख रहे हैं और भारत से मदद चाहते हैं। भारत की थल सेना हो या एयरफोर्स हो, इसने बड़ी वहाँ पे अमन शांति मेंटेन करने के लिए राइट फ्रॉम वहाँ से गल्फ ऑफ हॉर्मुज से लेके और स्ट्रेट ऑफ मलाका तक बहुत समय से ये वहाँ पे अमन शांति प्रदान कर रही है, कभी किसी पायरेट्स को रोकना, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सी रूट है। तो भारत की एक बहुत अच्छी छवि है इस पूरे क्षेत्र में देखा जाए, तो वो उसकी वजह से सभी देश चाहते हैं। अब हमारा ये है कि नए उसमें परिप्रेक्ष्य में मोदी जी के आने के बाद से ये है कि उनके साथ घनिष्ठ मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस भी हमारे उनके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वियतनाम अकेला नहीं है, दूसरे देशों की भी लिस्ट है जो लंबी है। यही नहीं बल्कि मंगोलिया ऊपर है बिल्कुल चाइना के, वो भी भारत की तरफ देखता है, भारत उसको हर तरह की मदद कर रहा है। फिर सेंट्रल एशियन के जो देश हैं उनके भी रिश्ते लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे डिफेंस के खास तौर से वो भी चाइना से चिंतित है कहीं ना कहीं। तो ये जो चाइना की नीति है भारत को चारों तरफ से घेरने की, ये उसको काफी महंगी पड़ रही है। इसी की वो केवल इंडिया को नहीं घेर रहा बल्कि अपने सभी नेबर उससे परेशान है और सब नेबर चलिए मिल के बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने एक बात कही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए देखिए अभी इन्होंने जो आगा साहब ने किया है लावनी, ये स्पष्ट हो गया है कि चाइना जो है वो आक्रामक कूटनीति, आक्रामक कूटनीति में अब जो उसको लग रहा है कि उसके पावर को कोई चुनौती नहीं देना चाहता। और ये ध्यान रखें कि वो इस कूटनीति में वो तौलता है कि भारत वास्तव में उसकी जो दबाव है वो कितना सह सकता है। और भारत जो उसकी आक्रामकता का जिस अंदाज में दबाव दे रहा है, टिट फॉर टैट वाली बात है, उससे ये साफ जाहिर है कि अब
चाइना ये समझ चुका है कि हम कहीं न कहीं घिर रहे हैं। हाँ, लेकिन अनिल गुप्ता जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस बीते डिस्कशन के दौरान निकली थी कि ठीक है कि अब चाइना आक्रामक तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता रहा है और उसकी रणनीतियाँ, उसकी कूटनीतिक जो भी चालें होती हैं उसमें वो दर्शाता भी है अपनी जो आक्रामकता है, लेकिन भारत जिस तरीके से जवाब दे रहा है, फिर भी क्या चाइना इस भारत के इस रुख के बाद नरमी में आएगा? क्या उसे समझ में आएगा कि ये जो पूरा क्षेत्र है, जैसे कि अभी कुछ पल पहले ही दिवाकर जी ने कहा था कि वन चाइना पॉलिसी पर भी वो तो अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार हो गया था, जिसे दुनिया का दादा कहा जाता है, तो ऐसे में क्या चीन चुप बैठेगा? चीन की कुछ और रणनीति नहीं हो सकती है भारत के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए? अनिल जी, देखिए, हीरा जो है वो हीरे को ही काटता है, इसलिए चीन को रोकने के लिए भारत को भी आक्रामक रुख अपनाना ही पड़ेगा और भारत आक्रामक रुख अपना रहा है। जैसा अभी आगा साहब कह रहे थे, उन्होंने जिक्र किया मलेशिया का, उसके अलावा मैं कहूंगा फिलीपींस है, मलेशिया है, ये इस एरिया के अंदर जो लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत जो देश है उनके साथ भारत अच्छे संबंध बढ़ा रहा है, वो भारत से मदद चाह रहे हैं। उस तरह से जापान देखिए, जापान को देवी बनाने का राइट नहीं था, लेकिन अभी जापान ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है जो कि इस एरिया में भेजा गया है ताकि जो चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर बना वो इस एरिया को डोमिनेट ना कर सके। तो जापान भी भारत के साथ मदद कर रहा है। तो ये सारा आक्रामक रूप देखकर चीन को अपनी नीति के ऊपर सोचना पड़ेगा। और जहां तक आपने कहा कि वन चाइना पॉलिसी के ऊपर उसने अमेरिका को भी कह दिया, वो तो उनका स्पोक्स पर्सन कहते ही रहते हैं, ये चीन की एक नीति है। वो हमेशा अपने स्पोक्स पर्सन के जरिए डराते हैं, लेकिन असल में उनको मालूम है कि वो कहां तक, किस हद तक जा सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि चीन इस हालत में है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके और ना ही वो अमेरिका के साथ कोई जंग छेड़ना चाहेगा। ठीक है, और अभी क्योंकि वहां पे अमेरिका में प्रेसिडेंसी बदलने वाली है, हाँ, और उनका रुख तो भारत के प्रति कितना कैसा है ये तो हम सब देख ही रहे हैं। जो जिस तरीके से रुख ट्रंप का भारत के प्रति जो लगाव है, भारत के साथ लगातार वो खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, तो चीन के लिए एक चैलेंज तो है ये। खन्ना साहब, जिस तरीके से अब सवाल उठने लगा है कि चीन चुप बैठेगा या नहीं बैठेगा, हमने बात की, मंगोलिया का भी जिक्र आया था, वियतनाम का भी जिक्र हो रहा है, ये तमाम वो देश है जो चीन से त्रस्त हैं। अगर ये एकजुट हो रहे हैं सीधे तौर पर, और वो भी साउथ चाइना वाले हिस्से पे, एशिया पैसिफिक की जब हम बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि धीरे धीरे चीन खोखला होता जा रहा है? हालांकि अभी इतने अचानक से चीन चुप नहीं बैठेगा, चीन की अपनी जो स्ट्रैटेजी होती है, चीन बहुत सारे देशों की जो इकोनॉमी है वो चीन के ऊपर निर्भर है। ऐसे में आपको लगता है कि क्या वो तमाम देश मिलकर चीन के अगेंस्ट खड़े हो पाएंगे? खन्ना साहब, बीके खन्ना जी, मुझे लगता है शायद बीके खन्ना साहब आपको आवाज मेरी पहुंच रही है? मुझे लगता है शायद बीके खन्ना जी के पास आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं इसका जवाब दिवाकर जी आपसे लेना चाहूंगी। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी ही चीन पर डिपेंड करती है, तो ऐसे में उनको अपने साथ लाना कितनी बड़ी चुनौती होगी? ये चुनौती इस आधार बहुत ही अहम सवाल है। यही बात है कि चाइना जिस तरह से अपनी ताकत को बढ़ाया है, उसमें व्यापारिक संबंध और अपना इकोनॉमिक कंसेप्ट, जो इकोनॉमिक जोन बनाने का जो कंसेप्ट था, वो चाइना ने। और लावनी, दूसरी महत्वपूर्ण बात हमें ये याद रखना होगा, ये वही चीन है जो लाल झंडे के तले पूंजीवाद को बाकायदा पल्लवित और पोषित किया है। हाँ। और उसी पूंजीवाद को नए साम्यवादी अंदाज में ये जो है वो अपने एक्सटेंशन को, विस्तारवाद को बढ़ावा दे रहा है, और उस विस्तारवाद की जो धार है वो भारत समझ रहा है, और उस धार से जो परेशान है उन देशों को लामबंद कर रहा है। तो लामबंदी में कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि चाइना की पॉलिसी को सब समझ रहे हैं कि वो विस्तारवादी नीति से काम करता है, और कहीं न कहीं अधिग्रहण, किसी पर अधिकार करना, किसी के क्षेत्र पर अधिकार करना, उसे फिर बताना और फिर उसके साथ व्यापारिक संबंध बनाना। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता था कि एक और दुखती नग चीन की जो भारत ने पकड़ रखी है वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके ऊपर भी भारत की जो ऑब्जेक्शन की वो भारत के इलाके से बना रहा है, जिससे भारत को ऑब्जेक्शन है, और बलूचिस्तान के अंदर उसके खिलाफ जो हो रहा है, इस सबसे चीन बहुत तंग है। और साथ ही साथ ग्वादर के मुकाबले में भारत ने चाबहार का पोर्ट बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सारी चीजें जो है चाइना को
चीन को कहीं ना कहीं सोचने से के लिए दबाव मजबूर बना कर रही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं मैं, ब्रेक के बाद लौटूंगी तो खन्ना साहब के पास चलूंगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ड्रैगन को दबाने की और घेरने की कोशिश हो चुकी है। साउथ एशिया का गुरु जिसे कहा जा रहा है, आने वाला वक्त एशिया का है और एशिया गुरु के रूप में भारत सामने आ रहा है। किस किस तरीके से और तमाम पहलू बनते हुए नजर आ रहे हैं, इस छोटे से ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे।